का जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ। देहरादून सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया आगाज। बीजेपी की सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला 2 सितंबर से राष्ट्रीय स्तर पर होगा आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लिया फीडबैक। 1% सेस और शिशु सदन टेक होम राशन पर चर्चा। पीएफ खाते की सुरक्षा के लिए बदलाव। कटौती और निकासी के लिए ओटीपी को किया अनिवार्य। हैकर नहीं कर सकेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग। और उत्तरकाशी में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार हो रहा बाधित। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का आगाज किया है। इधर देहरादून सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा संगठन पर्व हर 3 साल के बाद होता है। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर ये होता है कि हम सब जन जन तक पहुंचे और प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएं। 2 तारीख से ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ होगा। पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएँ हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। हरिद्वार में पीएफ विभाग ने कर्मचारियों के पीएफ को सुरक्षित रखने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों का पीएफ काटने और निकालने की प्रक्रिया ओटीपी आधारित होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। ये जानकारी पीएफ कमिश्नर विश्वजीत सागर ने सिडको स्थित प्योर एंड केयर हेल्थ केयर कंपनी में उद्योग मित्रों के साथ एक बैठक में दी है। वहीं पीएफ कमिश्नर ने बताया कि पहले पीएफ कटौती और निकासी के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी की जानकारी और पीएफ दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ओटीपी अनिवार्य किया गया है। इससे कर्मचारियों का पीएफ सुरक्षित रहेगा और कोई भी हैकर यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा।
बेसिकली क्या हुआ कि पीएफ डिपार्टमेंट में की जो वेबसाइट है, कुछ लोगों द्वारा हैक करने की शिकायतें आ रही थी, उसका मिसयूज़ करने की शिकायतें आ रही थी। इसको देखते हुए पीएफ डिपार्टमेंट ने एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर डाला, जिसको हम ओटीपी के रूप में देखते हैं, जिसमें लॉगिन और आईडी और पासवर्ड के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो उस समय यूज़ किया गया था, जिस समय पीएफ अकाउंट खोला गया था, जो एम्प्लॉयर का है, उस नंबर पर ओटीपी आता है। लेकिन अभी इंडस्ट्रीज़ को सबसे बड़ी समस्याओं का ये फेस करना पड़ रहा है कि वो मोबाइल नंबर बहुत सारे केसेस में एक्सेसिबल नहीं है, या जिसने वो नंबर डाला था वो कंसल्टेंट, पुराना कंसल्टेंट था, अभी कंसल्टेंट चेंज हो गया है, या एचआर हेड ने वो नंबर अपना दिया था, वो एचआर हेड अब कंपनी के साथ नहीं। गवर्नमेंट जो है और ये सिक्योरिटी फीचर्स ला रही है। एम्प्लॉयज़ में था ओटीपी बेस्ड, एम्प्लॉयर में लॉगिन में ओटीपी बेस्ड फीचर नहीं था, तो अब वो गवर्नमेंट ने ले आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिक्योरिटी फीचर मिले सबको, कोई यूज़र आईडी पासवर्ड का मिसयूज़ ना करे। तो इसी के बेसिस में एक जो है ओटीपी बेस अब कर दिया गया है। तो अब जब भी कोई आदमी लॉगिन करेगा तो उसका जो है ओटीपी आएगा। मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 1% सेस, एकल महिला नीति की समीक्षा, शिशु सदन, टेक होम राशन की समीक्षा की गई है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां वन विभाग की टीम ने सुल्तानपुर क्षेत्र से मंगलवार को आम की लकड़ियों से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि वन माफियाओं के द्वारा रात के समय लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में स्थित एक आम के बाग से इन हरे भरे फलदार पेड़ों को काटा गया, जिसकी जानकारी लक्सर विभाग के अधिकारियों से करनी चाहिए। तो उसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि वन विभाग के अधिकारी पकड़ी हुई गाड़ी के सामने वीडियो और फोटो खिंचवाते नजर आए, लेकिन वन दरोगा से लेकर वन क्षेत्राधिकारी तक हर कोई जानकारी देने से बचता नजर आया, जो कि वन विभाग की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करता रहा। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा। पुलिस चोरों की गिरफ्तारी भी कर रही, लेकिन वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरों ने एक बार फिर से एसी पर निशाना बनाते हुए बल्कि 3 एसी के पाइप को काटकर हजारों का नुकसान किया है। बता दें कि घटना की सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक धीरेन्द्र मोहन गहलोत के द्वारा स्थानीय जसपुर कोतवाली को देते हुए अस्पताल परिसर की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। चिकित्सालय में चोरी की ये पहली वारदात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 4-5 महीने पहले चोरों ने अस्पताल को निशाना बनाया था और एसी के उपकरणों को चुरा लिया था, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसी के पाइप और एसी से संबंधित कुछ चीज़ों की चोरी हुई है। यह पहले 2-4 महीने पहले भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। लगातार इस तरह की चोरियां हो रही हैं। पुलिस में हम कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, सीसीटीवी की फुटेज भी दी हमने बीच में, लेकिन अभी तक बहुत कड़ाई से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे कि ये जो चोर हैं चोरी करना बंद कर दें। इस तरह का नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कोई कड़ाई से कार्रवाई हो, जिससे कि आगे चोरी ना हो। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास से एक बार फिर से बाधित हो गया है। अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास से सभी छोटे बड़े वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है, जिसके बाद तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वहीं अब भी लगातार पहाड़ियों से मलबा आ रहा। संबंधित विभाग की मशीनें लगातार सड़क मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं। एक देखो यहाँ पे ये बंद पड़ी है लाइट,
पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद मोहन क्षेत्र में पड़ने वाला पनिया नाला उफान पर आ गया, जिससे लगभग कई घंटों से यातायात प्रभावित है। बता दें कि नेशनल हाईवे 309 जो काशीपुर से बुआखाल को जोड़ता है, ये कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है। तेज बारिश के बाद हाईवे में मौजूद पनियाली नाला उफान पर आ गया है, जिस वजह से लगभग कई घंटे तक हाईवे जाम रहा और बरसाती नाले के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं सल्ट क्षेत्र में जन्मी एक नवजात बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उसकी माता सहित परिजन उसको एम्बुलेंस के जरिए रामनगर ला रहे थे, पर नाले के उफान पर आने पर एम्बुलेंस भी मौके पर फंस गई, जिससे बच्चे को लगी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी। वहीं प्रशासन के द्वारा मौके पर जेसीबी के जरिए एम्बुलेंस से सिलेंडर पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस में सिलेंडर पहुंचाया गया था। वहीं प्रशासन के द्वारा मौके पर जेसीबी भी लगवाई गई है, जो मौके पर मलबा साफ करने का काम कर रही है। इक्कीस साल पहले वरुणावत पर्वत के भूस्खलन से उत्तरकाशी की दिशा और दशा, होटल, मकान, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, पूरा जीवन अस्त व्यस्त और तबाह हो गए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट करवाया गया और भू धसाव कुछ सालों के लिए रुक गया था। लेकिन बीती रात को अचानक जिस प्रकार से भू धसाव से पत्थरों की आवाज सुनाई देने लगी, उससे लोगों में डर की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सूझबूझ से त्वरित एसडीआरएफ, आपदा विभाग और नगरपालिका को सूचित कर लोगों को सुरक्षा दी गई है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। 10-10:30 बजे लगभग ये शुरू हुआ था और यहाँ पे जो बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर मलबा आ गया था, जो ऊपर कहीं से साइड से टूटा था। तो इस नाला जो है ये काफ़ी सालों से है, पर इतना एक्टिव नहीं रहा। पर ये बहुत अधिक मात्रा में कल रात आया। यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख भी रहे, कई वाहन जो यहाँ पे कल रात को मलबे में दब गए थे। और बहुत मूसलाधार बारिश हुई, उस कारण जो है यहाँ तो गदेर है, इसमें बहुत भयंकर वो हुआ मलबा, और नीचे मेन हाईवे तक जो है मलबा जाके ये यहाँ वाहन सब दबे हुए हैं। रात को काफ़ी खतरनाक बारिश हुई थी रात को सब। अरे सब देखो कुछ रोड को खुल गई थी रात को नगर पालिका उससे। 7-8 बजे के बाद जनपद में बारिश हुई थी, जिसमें मुख्यालय में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई। कल और आज सुबह तक 8:30 बजे तक हमारे 122 mm बारिश हुई दर्ज की गई है मुख्यालय क्षेत्र में। भटवाड़ी और डुंडा क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं है, कम है। लेकिन मुख्यालय क्षेत्र में बारिश होने से जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, बीच में जो नाले आते हैं उसमें पानी बढ़ने से, कहीं पर मलबा आने से रोड ब्लॉक हुई। हमें तत्काल उसमें नगरपालिका की जेसीबी लगा के और नाले आगे की लोगों की सुरक्षा के लिए बारिश होने की वजह से अनेक नालों में काफी पानी और मलबा आ चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा गुफियारा क्षेत्र के कुछ घरों से लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और क्षेत्र में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट करते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष में बुला लिया गया है। इधर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बेस्ट आपातकालीन परिचालन केंद्र में मौजूद हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम गोफियारा क्षेत्र में मौजूद है। उत्तराखंड के टिहरी में चिफलटी नदी के आसपास रहने वाले गांव वाले एक पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। 2 साल पहले टूटा हुआ पुल आज तक नहीं बना है। ग्रामीणों को अब सिर्फ एक पुल की दरकार है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी जिले में चिफलटी नदी के करीब के गांव में रहने वाले लोगों को हर दिन खतरे का सामना करना पड़ता है। वो हर दिन नदी को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गांव वालों के मुताबिक कुछ साल पहले भारी बाढ़ की वजह से 13 जिलों को जोड़ने वाला पुल बह गया था, जिससे इलाके में कनेक्टिविटी टूट गई। तब से लोगों को पुल का इंतजार है। उन्हें बाजार में अपनी कृषि उपज बेचने और मवेशियों को पालने जैसे रोजमर्रा के कामों को निपटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बड़ी मुश्किल से चल रहा है भाई। यहाँ ऊपर रास्ता ये रोड भी खत्म हो गई है, तो कहीं डांग पकड़ के तब दूसरी दुकानें में जाना पड़ता है, गांव की वहाँ से लाना पड़ता है। ये थोड़ी दुकान भैया की है, थोड़े से वहाँ से ले जाते हैं बस, और कोई साधन नहीं है यहाँ। तो अगर कोई बीमार हो गया जैसे तो बड़ी मुसीबत है भाई यहाँ के लिए। तो कैसे क्या करते हो बताओ। यहाँ तो डॉक्टर आने जाने का रास्ता है ना, कुछ रास्ता है। जब थोड़ा पानी कम हो गया तो पार कर सकते हैं, बगैर पानी ज़्यादा पानी में पार नहीं हो सकते हैं। बीमार हो गया तो कहाँ ले जाना। बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 6 महीने का पढ़ाई तो ख़त्म ही समझ लो। फिर वो हमारा जो दिनचर्या है, कहीं खेती का है, कोई अपना बकरी पालन का है, तो आर पार कहाँ से होना है। बकरी को घर में तो पाल नहीं सकते, कहीं चुंगाने ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। ये एक पुल या कोई रास्ता बटिया कोई नहीं। भारी बारिश गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा रही है। उनके मुताबिक गांव के ज्यादातर घर या तो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं या फिर उनका कुछ हिस्सा टूट फूट गया है। उनका कहना है कि स्थायी पुल को बनाने के लिए रकम आवंटित होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। दिक्कत ये आई थी सर कि सब चीज ठीक चल रहा था और यहाँ पर PMJSY रोड बना रहा था। 2022 अगस्त 19-20 अगस्त में क्या हुआ कि एक आपदा आई है ना, उसमें क्या है यहाँ पूरा ये खेत थे और इधर काफी सारे 13-14 परिवार जो थे आबादी थी, वो लोग रहते थे, उन अच्छे पक्के मकान थे, लेकिन वो सब तहस नहस हो गए, सब बह गए। और जिसके बाद जो है 3 परिवारों का विस्थापन किया और शेषों को 3600 रुपये का चेक देके बोला कि आपके लिए हम प्रोटेक्शन की व्यवस्था करेंगे, जो कि आज तक नहीं हो पाई। गांव वालों के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट समेत तमाम अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद उनकी सुध लेने अब तक कोई नहीं आया है। वे तुरंत मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर राजधानी देहरादून के राज्य ओबीसी आयोग कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष संजय नीगी के द्वारा सुनवाई कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के मामलों पर सुनवाई हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस बीच ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नीगी ने कहा कि हमारे यहाँ करीब 10 केस थे, जिनमें से कुछ का निस्तारण कोर्ट में किया है और कुछ मामले शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के हैं, जिन पर हमने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर हम सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अधिकतर मामलों का निस्तारण कोर्ट में ही हो जाए। कि हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई आयोजित की गई और उसमें अभी इस महीने हमारे यहाँ लगभग 10 केस हमारे यहाँ थे, जिनमें हमने कुछ केसों में कोर्ट में ही निस्तारण किया है और कुछ मामलों में जैसे क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के हैं और 2-3 मामले शिक्षा विभाग में भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अन्य विभागों में जैसे अपना युवा कल्याण है, PRD के माध्यम से भी वहाँ पर कुछ लोगों को का कोई प्रकरण था तो उसमें भी हमने आदेश किया है। समय पर हर महीने यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोग सुनवाई आयोजित करते हैं। पिथौरागढ़ जिले की मुंसियारी राजकीय इंटर कॉलेज नमजला में कई वर्षों से 11वीं और 12वीं में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। इसके विरोध में मंगलवार को विद्यालय के PTA अध्यक्ष के नेतृत्व में SDM कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया गया है। यहां मौजूद अभिभावकों और छात्र छात्राओं ने धरना देते हुए बताया है कि पढ़ाई को लेकर काफी परेशानी हो रही और छात्र शिक्षा से वंचित हैं। इसलिए यहां जल्द ही टीचर्स की नियुक्ति की जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे विद्यालय में टीचर नहीं होने के कारण हम यहाँ पहले भी आ चुके थे शनिवार के दिन, लेकिन हमें SDM ने बोला, आश्वासन देकर भेज दिया कि हाँ हम तुम्हारे स्कूल में टीचरों की व्यवस्था कर रहे हैं, आ जाएंगे परसों तो तुम्हारा पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे स्कूल में कोई टीचर आ नहीं है, वो बस हमें आश्वासन देकर हमें भेज दिया था। आज हम दोबारा आए हैं। आज तो हम ये मंशा लेकर आए हैं कि अगर हमें टीचर मिल गए, हमारे स्कूल में टीचर आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आने वाले सितंबर 1 तारीख से हम क्रमिक अनशन में बैठने वाले हैं। ये बात हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हर जगह पहुंचाया जाए।
हम हमारे बच्चे यहाँ GIC नमजिला में पढ़ते हैं। क्लास 11th और 12th में जो है टीचर्स नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, खाली बैठ के आते हैं। हमारे बच्चे पिछली बार भी आए थे यहाँ, शनिवार को आए थे यहाँ। फिर यहाँ एजम साहब ने आश्वासन दिया था कि वहाँ टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ टीचर्स का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। इसलिए आज अभिभावक भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। रुड़की के आदर्श नगर में एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कई सौ लोगों ने लाभ उठाते हुए अपना चेकअप करवाया है। मेडिकल कैंप में निशुल्क चेकअप के साथ दवाइयां भी वितरित की गई हैं। इधर डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंद्रेश अस्पताल देहरादून के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी निशुल्क सेवाएं देंगे। साथ ही शिविर में सभी प्रकार की जांच निशुल्क की जाएगी और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। शिविर का लाभ स्थानीय लोग अधिक से अधिक संख्या में उठा सके, इसके लिए डोईवाला में प्रयास जागरूकता मंच के द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हेल्थ मिशन के अंतर्गत CSC डोईवाला में एक बृहद स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होना है, जिसमें महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल से 8 विशेषज्ञ चिकित्सक आएंगे, जिसमें से सर्जन, फिजिशियन, स्किन वाले डॉक्टर, आँख वाले डॉक्टर, ENT के डॉक्टर, बच्चों वाले डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ और साइकेट्री के डॉक्टर। ये 8 डॉक्टर तो महेंद्र इंद्रेश से आएंगे और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट CSC रायपुर से आएंगे। तो कुल मिला के तकरीबन 9 विशेषज्ञ डॉक्टर तो मतलब आपके क्या कहते हैं आएंगे। और इसमें इसके अलावा विशेष चिकित्सक के अलावा इसमें ये सारे चीज़ें जितने भी जांचें या दवाई सारे आपके निःशुल्क होंगे। जो सुविधाएं दी जा रही हैं, लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। और ये जो आभा कार्ड है, ये तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि आयुष्मान के तहत हम लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिल ही रहा था। लेकिन आभा कार्ड इसलिए ज़रूरी है, कई बार लोगों को क्या होता है कि पता नहीं चलता है, बूढ़े लोगों को कौन सी दवाई दी थी, कौन सी खाई थी, वो बता नहीं पाते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो आभा कार्ड के माध्यम से उनका पूरा उसमें हेल्थ अकाउंट होगा, तो डॉक्टर आसानी से देख पाएंगे कि क्या था क्या नहीं। जो आज आपने नुक्कड़ नाटक कराया, सरकार की तरफ से लगभग 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर अलग अलग जगहों पर खोले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, अपने जो है अधिकार के बारे में जागरूक हों, और ये जो खुलवाए गए अस्पताल हैं इधर पे जाएं और ये जो इलाज सरकार के द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं, इनका लाभ उठाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।